हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज गाइज हम बात करेंगे बिहार पीजीटी 2013 का पेपर और उसमें से केवल 20 क्वेश्चन, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप द टोटल पेपर द 20 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी है प्रोबेबिलिटी टू रिपीट इन डिफरेंट एग्जामिनेशन वेयर बॉटनी जे सब्जेक्ट या बायोलॉजी जे सब्जेक्ट लाइक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो एग्जाम होने वाला है टीजीटी एंड पीजीटी, उसमें इन क्वेश्चन को रिपीट होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं टफ क्वेश्चन हैं उन 80 क्वेश्चंस के। तो हम ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें कि विच आर द फॉलोइंग हैविंग स्पर्ड फ्लावर। स्पर्ड फ्लावर का मतलब होता है जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये कटे फटे जो छिछलेदार फ्लावर्स होते हैं ना, एक फ्लावर्स होते हैं कंप्लीट और दूसरे फ्लावर्स होते हैं जैसे लाइक दैट, इस तरीके से, ये पेंटामेरिक कंडीशन लाइक दैट। एक 3 प्लांट के नाम है, तीनों प्लांट का मैंने यहाँ पिक्चर लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहला नाम है एक्यूलिजिया, ट्रोपेलियम और डेल्फिनियम, जिसे हम लार्क स्पर भी बोलते हैं डेल्फिनियम को। तो इन तीनों ही प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पर्ड फ्लावर्स होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए इस तरीके से कंप्लीट नहीं बल्कि कई पार्ट्स मिलके फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं फ्लावर्स हैविंग नेक्टर कैंसिल डीप इन कोरोला ट्यूब आर स्पर आर पॉलिनेटेड बाई। देखिए पॉलिनेशन का इसमें थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माने जाते हैं। फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, नेक्टर कहाँ पे जूसेस है, जो शुगरी मटेरियल है वो कहाँ पे? कैंसिल डीप इन कोरोला, कोरोला ट्यूब के अंदर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं जिसमें नेक्टर से जो फ्लावर का जूसेस होता है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन का एक अट्रैक्शन होता है कि उनके पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट या फ्लाई जो भी हैं वो आते हैं और इस तरीके से दे फैसिलिटेट पॉलिनेशन। अब कंडीशन ने बोली कि एक फ्लावर्स है जिसमें नेक्टर जो है बहुत अंदर रखा हुआ है कोरोला ट्यूब के अंदर, तो उस तरीके के फ्लावर्स को कौन से एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जैसे वीज, आंट्स, वीटल्स, फ्लाइज, तो ये 4 एनिमल्स हैं। अब जो नेक्टर है, जो सुगरी मटेरियल्स है, वो कहाँ रखा हुआ? डीप, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर है कोरोला ट्यूब के अंदर। तो अब आप आइडिया करें या फिर आपकी स्टडी की बताती है कि कौन सा एनिमल जो है उनको जो है करेगा, पॉलिनेट करेगा। तो सिंपल सा एक आंसर होता है इसमें भी, जो मक्खी होंगी ना वो अंदर जा सकती है क्योंकि उनका साइज जो होता है वो एडाप्टेड होती है इस तरीके से कि जो डीप कोरोला ट्यूब में एंट्री करें और नेक्टर को लेके बाहर चलें और अपने बॉडी पे जो उनके पॉलिन इंग्रेडिएंट्स थे वो वहाँ छोड़ दिए जाएँ, ठीक है। जबकि आंट्स, बीटल्स एंड फ्लाइज आर नॉट एडाप्टेड टू पॉलिनेट सच काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो करेक्ट आंसर आपका होता है वीज। देख सकते हैं पिक्चर में मैंने दिखाया है इस तरीके के कोरोला ट्यूब के अंदर ये, ठीक है। तो इसके अंदर जब फ्लावर नेक्टर यहाँ पे है तो ये अंदर केवल बीज जो होती हैं वो जा सकती हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं रिप्रोडक्शन बायोलॉजी इज एंटेंगल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखो इसमें क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर भी निकाल सकते हैं। इंटेंगल्ड जो टर्म यूज करा है इसका मतलब है कि जो उलझा हुआ, मतलब रिप्रोडक्शन बायोलॉजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड मतलब कि जैसे यूका आपने सुना होगा, एक प्लांट है और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये माना जाता है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि ये मोनोकाटिलिडेंस होता है। दूसरा मॉथ का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की कैटेगरी होती है, उसे हम यूका माथ बोलते हैं क्योंकि वो यूका के पर्टिकुलर प्लांट को पॉलिनेट करता है। अब इनका दोनों का जो एवोल्यूशन हुआ वो को एवोल्यूशन हुआ कि यूका का प्लांट और इस मॉथ का एवोल्यूशन एक टाइम पे माना जाता है और दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है इसे हम को एवोल्यूशन के थ्रू हम म्यूचुअलिज्म मानते हैं। क्या है? म्यूचुअलिज्म की दोनों को ही फायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉथ और यूका दोनों की जो रिप्रोडक्शन है ना वो एक दूसरे का अगर पॉलिनेट ना करें, वो उसके अंदर विजिट ना करें मॉथ यूका फ्लावर्स के अंदर, तो उसका रिप्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अगर मॉथ उसे पॉलिनेट ना करे तो यूका की लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब इंटेंगल्ड हमें रिप्रोडक्शन बायोलॉजी नज़र आती है वो करेक्ट आंसर है डी, यूका एंड यूका का मॉथ जो है, ठीक है इसमें। जबकि ऐसे बहुत सारी जगहों पे, दूसरी जगह पे आपको दिखता है जैसे रेफ्लिसिया का, स्टेपिडिया, कैरियन फ्लाई, एफ्रोज का, बेस्प के थ्रू। बट जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है कि मतलब एक दूसरे के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सकें, मतलब मेड ईच अदर टाइप की कंडीशन होती है कि यूका और यूका का मॉथ, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को पॉलिनेट ना करें तब। आपने फ्लावर देख लिया, देखिए यूका का फ्लावर बहुत सारे इसकी वैरायटी जो होती है, छोटे छोटे ऑर्नामेंटल्स भी होती है। ये हमने आपको वो ट्री दिखाया कि आपको ये मालूम चल जाए कि ये मोनोकाट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ दिख जाए आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे इसलिए पिक्चर, बाकी इसके फ्लावर वो ऐसे भी होते हैं पॉट्स में लगा सकें, हम छोटे छोटे से होते हैं। ये देखिए इसका किस तरीके से इसका जो है वो अपने अंडे को यहाँ पे यूका मॉथ पॉलिनेट कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 नाइट ब्लूमिंग कैक्टी। देखो कैक्टी का मतलब जैसे दिमाग में आता है तो डेजर्ट प्लांट जो बबूल टाइप का जो होता है ना, कैक्टस
और नाइट ब्लूमिंग का मतलब जिसमें रात में फ्लावर ओपन होते हैं और रात में फ्लावर फूल खिलना, इस तरीके आर पॉलिनेटेड बाई, जिसमें रात में एक हिंदी में सुने तो जो कैक्टस होता है उसमें नाइट में फ्लावर खिलते हैं, ओपन होते हैं, तो वो किसके थ्रू पॉलिनेट होता है। अब इसमें से देखिए एक बहुत ही सिंपल सा आंसर निकल के आता है, अगर आपको पता हो जाए ये बर्ड्स, फ्लाई एंड बीज ये सब क्या है, ये डायरनल होते हैं, दिन में जगते रात में सोते हैं, जबकि जो बैट होता है चमगादड़ ये रात में जगता है, रात में मतलब मूव करता है, रात में से दिखाई देता है, समझ सकते हैं। तो ये रात वाले नाइट ब्लूमिंग को कौन पॉलिनेट करेगा, बैट करेगा, कैरेप्टोफिले होगा, सिंपल सी बात है। देखिए ये होता है कैक्टी, नाइट ब्लूमिंग कैक्टी, दिख रहा है, ये नाइट के टाइम इसके फ्लावर खिले हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एंटमोफिली इज फैसिलिटेड, मतलब इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है प्लांट में वो क्या केवल कलर की वजह से आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पर हमने ये आपको बताया है कि जो करोला होता है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और कोरोला का डिफरेंट कलर इज जस्ट द अट्रैक्शन फॉर द इंसेक्ट टू कैरी आउट द पॉलिनेशन, बट ऐसा नहीं है, कलर इज द प्रिंसिपल फंक्शन हो सकता है टू फैसिलिटेट द एंटमोफिली, बट फ्रेगनेंस जो स्मेल आती है, जो खुशबू होता है, जो ऑर्डर होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा नेक्टर जो शुगरी मटेरियल फ्रूट्स फ्लावर निकालते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी का प्रेजेंट है, तो हमें टिक ये करना पड़ेगा, बट सबसे प्रिंसिपल रीजन आपका कलर होता है, ये भी ध्यान रखना है, मगर यहाँ पर लिखा फैसिलिटेड बाई, ऑप्शन प्रेजेंट है डी, तो आपका कलर, फ्रेगनेंस एंड नेक्टर तीनों जो हैं आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एंटमोफिली टू कैरीड आउट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीमर, लीमर एक एनिमल होता है, एविडेंटली पॉलिनेट, किसे पॉलिनेट करता है, सिंपल सा हम आपको बता देते हैं, रेविनेला मेडागास्करेंसिस एक प्लांट होता है जिसका बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेवलर पाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाम होता है, ट्रेवलर पाम बोलते हैं, और इसे लीमर के थ्रू पॉलिनेट करा जाता है। देखिए फ्लावर देख लियो पॉलिनेट करते हुए, देख लियो लीमर को, दिस इज फ्लावर ऑफ द रेवेनेला मेडागास्करेंसिस, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, एंड दिस इज द लीमर जो इसे पॉलिनेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है पिक्चर में। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के। देखिए गाइस, सेक्सी डिसेप्शन फॉर द पॉलिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक का पहले टर्मिनोलॉजी समझिए। सेक्सी डिसेप्शन का मतलब हुआ जैसे आपने एक इंसेक्ट मेल है, ये फीमेल हो गया और ये मेल इंसेक्ट हो गया, तो हमेशा मेल जो होता है वो फीमेल की तरफ रिप्रोडक्शन करने जाता है, इसे पॉलिनेट करने जाता है, इसके स्मेल, इसके पास से खुशबू आती है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सेक्सी जो आर्किड का फ्लावर होता है, इसका आंसर आर्किड है, आर्किड के अंदर से, फ्लावर्स के अंदर से इस तरह की स्मेल आती है कि जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ उनकी फीमेल प्रेजेंट है, तो उसे अट्रैक्शन की वजह से, रिप्रोडक्शन करने की वजह से उसकी तरफ मूव करते हैं और वो वहाँ पॉलिनेट करने में मदद करते हैं इस तरीके, जबकि वहाँ पर फीमेल नहीं होती, जस्ट ए हाइपोथेटिकल कंडीशन, जस्ट वैसा एक क्लाइमेक्स मतलब बनाते हैं ऑर्किड के फ्लावर, एक नेचुरल मतलब ट्रिक है ये फ्लावर्स के पास कि वो सेक्सी डिकेप्शन के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो आर्किड का कैरेक्टरिस्टिक है। आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको पूरा इसका फिजियो बता दिया कि क्या होता है। देख दिए, दे मतलब दे का मतलब फ्लावर प्रोड्यूस, द प्लांट होते हैं आर्किड्स के प्रोड्यूस फ्लावर दैट लुक आर स्मेल लाइक द फीमेल इंसेक्ट, यूजली बीज आर वेस्प, ठीक है, ऐसी जो बीज और वेस्प होते हैं उनकी तरह। अब मेल जो होता है इन्हीं ग्रुप का, बीज का और वेस्प का जो मेल होता है वो ड्रॉन का मतलब मूव टुवर्ड्स द फ्लावर, सेक्सी फ्लावर एंड अटेम्प्ट टू मेट, मेट का मतलब उससे रिप्रोडक्शन करना चाहता है, मगर वहाँ फीमेल नहीं है, वहाँ केवल फ्लावर से उस तरीके की स्मेल आ रही है, ठीक है। इन डूइंग सो दे आर एक्सीडेंटली कलेक्ट, इस तरीके से वहाँ पे जो दे का मतलब यहाँ पे किससे आए, आर्किड से कलेक्ट कर लेते हैं पॉलन ऑन देयर बॉडीज विद फर्टिलाइज द नेक्स्ट आर्किड दे विजिट, बस सिंपल। अब इसका देखो इन्हें किस तरीके से बनाया, इस तरीके से आर्किड का वो होता है फ्लावर। नाउ एंटमोफिली इज बिलीव टू बी बिगिन, अब एंटमोफिली जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो बिलीव्ड कब हुई है, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है एंटमोफिलस आपको जिम्नोस्पर्म में, आपने देखा होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एंटमोफिलस के अलावा वहाँ विंड पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिमिटिव डाइकॉट्स भी है, प्रिमिटिव मोनोकॉट्स भी है, एडवांस जिम्नोस्पर्म भी है। अब क्वेश्चन हमें ये बताना है कि जो एंटमोफिली की ओरिजिन हुई है, कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन किस प्लांट की ओरिजिन के साथ हुई है, करेक्ट आंसर आपका प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। आपने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी देखी होगी एंटमोफिलस की, तो वो आपको जिम्नोस्पर्म में दिखाई देती है कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होना। अब जिम्नोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव वाले जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिन्हें हम साइकेट्स बोलते हैं, जिसमें साइकस आता है, और दूसरे होते हैं एडवांस जिम्नोस्पर्म जिन्हें हम कोनिफरेल्स बोलते हैं, और जो 70% जिम्नोस्पर्म बनाते हैं कौन होते हैं, कोनिफरेल्स होते हैं, और इनमें भी आपका एंटमोफिलस होता है। तो सबसे पहले ओरिजिन आपने कहाँ देखी, प्रिमिटिव जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जिन्हें हम साइकेट्स बोलते हैं, उनमें एंटमोफिलस पॉलिनेशन पाया जाता है, और इस तरीके से एंटमोफिली की ओरिजिन भी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म के साथ ही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, डिक्लेनियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, देखो एक सिंपल सा समझो, दो क्वालिटी होती हैं कि एक प्लांट और एक उस पर मेल आर्गन और इस पर फीमेल आर्गन, एक कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है, ये कंडीशन है दोनों, और ये कंडीशन होती है कि एक ही फ्लावर और उस पर मेल भी आ गया और उस पर फीमेल भी आ गया, तो जो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे।
ठीक है। अब इनने ये पूछा है कि जो डिक्लाइनस फ्लावर्स होते हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, सिंधी में बोले एक सेक्स वाले हैं, जिनमें ये तरीके का है, ये फ्लावर प्रिमिटिव है या एडवांस है या इंटरमीडिएट है या विंड पॉलिनेटेड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो यूनिसेक्सुअल का मतलब ये सिस्टम बड़ा, जैसे आपने देखा शुरू के टाइम में जो हमारी कार्स होती थी, व्हीकल बहुत बड़ी बड़ी होती थी, आज जो कार्स आ रही कितनी छोटी छोटी हो रही, क्यों उन्होंने सब छोटा सिस्टम कर दिया। ये हम सुने हमारे यहाँ जो टीवी होती है, टेलीविजन कितना बड़ा होता है, आज मोबाइल में पूरा टेलीविजन आ गया, कितना हो गया। तो एडवांस कौन सा हो गया जिसमें सभी फीचर एक में, मतलब बाइसेक्सुअल वाला स्मॉल हो गया, यूनिसेक्सुअल वाला प्रिमिटिव हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा कि हर प्लांट अलग अलग, एक में मेल एक फीमेल। आज प्लांट कैसे हैं, उसमें दोनों सेक्स आ गए एक ही प्लांट में, तो ये आपका एडवांस हो गया। तो यूनिसेक्सुअल कैसा करेक्टर हो गया, आपका प्रिमिटिव करेक्टर्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, गैमेटोफाइट इन सीड प्लांट्स। देखो सीड प्लांट को समझो, सीड प्लांट क्या होते हैं, सिंपल सा आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम सीड प्लांट बोलते हैं, और दोनों ही जगह पे आपका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, जो कि डिप्लाइड होता है, बिल्कुल करेक्ट। आप देखिए आंसर की गैमेटोफाइट इन सीड प्लांट। आप जो गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब ये कौन सी फेज की बात कर रहे हैं, ये रिसेसिव फेज या जो इंडिपेंडेंट फेज होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, सॉरी डिपेंडेंट फेज जो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। मतलब ये छोटी वाली फेज है जो रिसेसिव फॉर्म में पाई जाती है और स्पोरोफाइट पे पूरी तरीके से डिपेंड होती है हर एक काम के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, रिड्यूस्ड बट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीड प्लांट में जो गैमेटोफाइट होता है उसकी स्टेटस क्या है, तो रिड्यूस्ड बट इंडिपेंडेंट, रिड्यूस्ड एंड पैरासिटिक ऑन दी स्पोरोफाइट, प्रिमिटिव एंड इंडिपेंडेंट, प्रिमिटिव एंड डिपेंडेंट। देखो डिपेंडेंट का मतलब हुआ स्पोरोफाइट पे ये भी नजर आता है, प्रिमिटिव क्यों होगा भाई, प्लांट हमारे एडवांस है तो ये प्रिमिटिव क्यों होगा, सिंपल सी बात है, ये गलत हो गया, जो प्रिमिटिव टर्म से गलत निकाल दो। अब हमारे दो ऑप्शन बताते हैं, रिड्यूस बट इंडिपेंडेंट। जब रिड्यूस है तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, ये तो डिपेंडेंट होगा दूसरे। तो हमारे पास सिंपल सा एक आंसर बचा है कि रिड्यूस होते हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा होता है, और ये पैरासाइट होता है स्पोरोफाइट। पैरासाइट का मतलब कि नॉट कैपेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट डिपेंड कंप्लीटली ऑन द स्पोरोफाइट फॉर एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। जैसे कि भोजन चाहिए उसे, अपना उसे स्पेस चाहिए रहने के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो किस पे पैरासाइट है, स्पोरोफाइट पे। तो सबसे जो सुटेबल आंसर है वो आपका आंसर बी है, रिड्यूस एंड पैरासिटिक ऑन दी स्पोरोफाइट। करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है बी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं दी जनरल ट्रेंड ऑफ फ्लोरल एवोल्यूशन शोज। देखो ये बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है। दी जनरल ट्रेंड ऑफ फ्लोरल का मतलब वो फ्लावर्स, और एवोल्यूशन का मतलब फ्लावर का जो एवोल्यूशन हुआ है प्लांट में। और फ्लावर किस में दिखते हैं, केवल हमें एक कैटेगरी के प्लांट्स हैं जिनमें हम फ्लावर दिखते हैं, वो हैं आपके एंजियोस्पर्म, जो दो टाइप के होते हैं, डाइकाट एंड मोनोकाट, ओके। जबकि एल्गी प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं, टेडोफाइट प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, किसी में हमें फ्लावर नहीं दिखते हैं। अब कह रहा है कि जो फ्लावर की ओरिजिन का जो हमें ट्रेंड दिखता है, हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि फ्लावर का ओरिजिन हल्के हल्के हुआ है, मतलब एक स्लोली मूवमेंट में हुआ, एकदम नहीं ऐसे फ्लावर ओरिजिन हो गए। तो इनका पता हम लगा सकते हैं कि जो रिसेप्टाकल था ना दूसरे वाले प्लांट में, जो ट्रेडोफाइट जिम्नो, उसका हल्के हल्के साइज जो है छोटा हुआ है। अगर हम ट्रेडोफाइट से देखें जिम्नोस्पर्म से, तो वो एंजियोस्पर्म में आता है, रिसेप्टाकल का साइज छोटा हुआ है। और उनके जो फ्लावर के जो होल्स थे, मतलब जो फ्लावर में, मतलब दूसरे जो प्रिमिटिव टाइप के जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये देखें हैं, क्योंकि फ्लावर कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, फ्लावर केवल आपका एंजियोस्पर्म प्रेजेंट हो रहा है। तो आपको केवल एंजियोस्पर्म के प्रिमिटिव से एंजियोस्पर्म के एडवांस तक का रिव्यू करना है। तो उस रिव्यू हम ये देखते हैं कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें फ्लोरल होल्स जो थे, फ्लावर के जो पार्ट थे, उनके बहुत सारे नंबर थे। उन नंबर में जो एडवांस आज के एंजियोस्पर्म है उनमें इनका नंबर कम हुआ है, ठीक है। और रिसेप्टाकल का साइज प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म थे उनमें बड़ा था, मगर आज के जो एडवांस जिम्नोस्पर्म है उनमें रिसेप्टाकल छोटा है और बहुत कॉम्पैक्ट है। तीसरा पॉइंट है रिडक्शन इन नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इन ईच होर। देखिए एक होर में फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स का नंबर भी कम हुआ और फ्लोरल होल्स का भी नंबर, बंच का नंबर भी कम हुआ, उनमें जो इतने पार्ट थे उनका नंबर भी कम हुआ। ये तीनों पॉइंट ये एविडेंस करते हैं कि फ्लोरल एवोल्यूशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम म्यूटेशन होकर फ्लावर बन गए एक प्लांट में, ओनली एडवांस एंजियोस्पर्म्स में। जबकि हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म से एडवांस जिम्नोस्पर्म की तरफ हम मूव करें तो हमें पूरी ग्रेजुअल साइकिल देखने को मिलेगी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर्स इन दी एडवांस जिम्नोस्पर्म्स। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे होता है डी। ये तीनों बातें हमें इस बात को प्रमाण करती हैं कि फ्लोरल इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने का मतलब सिंपल आप समझ सकें, अगर ये कह सकता है कि फ्लोरल म्यूटेशन हुआ तो एकदम अचानक से ओरिजिन हो गई। इवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये हल्के हल्के मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा नहीं कि फ्लावर का फॉर्मेशन एकदम एक प्लांट आए और में एकदम फ्लावर बन के आ गए, जबकि उससे पहले वाले में कहीं पर फ्लावर नहीं थे। फ्लावर का ओरिजिन एक ग्रेजुअल चेंजेज है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट है तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, आपकी रियल नॉलेज को चेकअप करते हैं। ये हाइपोगाइनस फ्लावर्स आर बिलीव टू बी एडवांस देम एपिगाइनस फ्लावर। करेक्ट बताना है आपको। देखिए हाइपोगाइनस जिसमें ओवरी कैसी होगी, सब पार्ट ऊपर होंगे, ओवरी इन्फीरियर, ठीक है।
वो एपिगाइनस से एडवांस होंगे? नहीं, कतई गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो हैं आपके वो एडवांस्ड हैं, जो कहने का मतलब है 13 का आंसर आपका बी। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जिन्हें हम कहते हैं बाइलेटरल फ्लावर्स वो प्रिमिटिव है। तो अरे सॉरी, ये गलत हो गया भैया, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर तो एडवांस होते हैं और लिखा क्या है प्रिमिटिव है, तो ये भी गलत हो गया, बिल्कुल करेक्टली गलत है, 100% गलत है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर तो एडवांस होते हैं जिन्हें बाइलेटरल फ्लावर्स कहते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपके प्रिमिटिव होते हैं जो कि जिन्हें हम रेडियल फ्लावर्स बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया क्योंकि उल्टा सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें। एंड थर्ड वन है इनकम्प्लीट फ्लावर्स। इनकम्प्लीट का मतलब हुआ कि जिनमें 4 पार्ट होते हैं ना, कैलेक्स, करोला, सेफल्स और पेटल्स, तो 4 पार्ट जिनमें होते हैं, तो इनकम्प्लीट फ्लावर्स आर बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंप्लीट। ये कैरेक्टर ऐसा है, देखिए कैसे करके इनकम्प्लीट फ्लावर्स का मतलब वो जो कैलोक्स करोला आपस में जुड़ गए वो पेरियंथ बन गया और बाकी 2 पार्ट रहे, तो इसका मतलब ओवरऑल कितने पार्ट होते हैं? 4। 2 पार्ट आपस में जुड़ गए तो कितने पार्ट रह जाएंगे? एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, तो ये 3 और 4 जुड़ गए आपस में, तो ये बन गया एक पार्ट। तो 1 और 2, तो ऐसे फ्लावर जिनमें कैलिक्स करोला जुड़ के पेरिंथ बना लेते हैं तो वो कैसे होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर्स हो गए। और ये पहले जो एडवांस हैं वो कौन से हैं? कंप्लीट फ्लावर्स हैं। कहने का मतलब अब कंप्लीट फ्लावर जो है वो प्रिमिटिव हो गए और इनकम्प्लीट फ्लावर्स आपके एडवांस हो गए। तो हम इसी बात को बोलेंगे कि जो इनकम्प्लीट फ्लावर्स हैं वो कंप्लीट फ्लावर से डेवलप हुए हैं। यहाँ पे सिंपल सा आपको दिमाग में ये लगाना है, जो कैलिक्स करोला का ज्वाइनिंग होती है और पेरियंथ का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे टेपल्स जिसकी यूनिट कहते हैं, वो चीज़ होती है, वो आपका इनकम्प्लीट तो होती है, मगर फ्लावर में जो उनका डेवलपमेंट हुआ वो कंप्लीट फ्लावर से हुआ, उन फ्लावर से हुआ जिनमें 4 पार्ट बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स आर बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम कंप्लीट फ्लावर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट ऑफ एक्टोकार्प। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने लगभग 10 वीडियो इसी एल्गी बनाए थे, क्योंकि ये बहुत ही टारगेटेड एल्गी और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गी यही होता है एक्टोकार्पस। ठीक है, ये ब्राउन एल्गी होता है और मैंने इस पर लगभग 10 या 8 वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज कराए हैं और इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, आप वीडियो को जाकर देखें। अब क्वेश्चन सुने यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक प्लांट एक्टोकार्पस जो एल्गी है ये, ठीक है, इसका जो मतलब प्लांट बॉडी है वो कैसा है? गैमेटोफाइट होता है और कैसा होता है? अपने आप में फूड बना सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक होता है। इतना तो क्लियर है क्वेश्चन। आप सुनिए क्या कह रहा है, हैप्लाइड एंड गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बात है। देखिए हैप्लाइड तो होता है, एक्स होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट होता है, ये भी सही है। आप पहले देखो दूसरा पॉइंट देखो, डिप्लाइड एंड स्पोरोफाइट। नहीं, ये तो डिस्पोरोफाइट तो होते नहीं, गैमेटोफाइट है वो, मतलब एल्गी है, तो स्पोरोफाइट कहाँ चलेगा? हैप्लाइड टू प्रोड्यूस गैमेटेंजिया एंड डिप्लाइड टू प्रोड्यूस गेफेस्पोरेंजिया। ये वाला ऑप्शन सबसे सुटेबल है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट, अब इसमें 2 तरीके की मतलब बॉडी होती है। हैप्लाइड वाले जो होते हैं वो गैमेटेंजिया बनाते हैं और जो आपके डिप्लाइड होते हैं वो स्पोरेंजिया बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल में तो यह ऑप्शन सही है कि हैप्लाइड और गैमेटोफाइट, मगर इसमें क्वालिटी ये होती है कि इसका जो मेन प्लांट होता है, क्योंकि एडवांस्ड ब्राउन एल्गी कैसे एडवांस एल्गी माने जाते हैं। अब ब्राउन उसमें एडवांस एल्गी का मतलब क्या हुआ कि एल्गी की जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत देखने को मिलता है। मतलब एक्टोकार्पस की एक बॉडी ऐसी भी होती है पूरे थैलस में, क्योंकि इसका थैलस होता है हेट्रोटाइकस होता है, 2 तरीके, एक होता है प्रोस्टेट और दूसरा होता है इस तरीके से। मैंने आपको पूरा सा बताया बना के यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एक ऐसे होता है क्रीपिंग टाइप का और एक स्ट्रेट होता है, इरेक्ट से बोलते हैं, तो ये बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक थैलस। तो इसमें 2 तरीके की बॉडी होती है, जो हैप्लाइड होती है वो स्पोरोगैमेटेंजिया बनाती है और जो आपका डिप्लाइड होती है वो स्पोरेंजिया बनाती है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। ध्यान रखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन स्टिमुलस ऑफ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन एक बहुत ही डीप प्रोसेस है जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी की होती है, फर्टिलाइजेशन भी डीप प्रोसेस है, सिनगेमी भी डीप प्रोसेस, मतलब ये बात की प्रोसेस है। सबसे पहले जो स्टिमुलस आता है, अगर पॉलिनेशन को हम रोक दें तो फ्रूट तो बनी नहीं, क्योंकि सबसे पहले स्टेप जो है पॉलिनेशन है। फ्रूट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए कदम, अगर हमारे सबसे पहला जो कदम है वो स्टेप है वो हमारा क्या है? पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन ना हो तो ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब फ्रूट फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जस्ट आइडिया कहाँ से आता है, इसका जो रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलस के अगेंस्ट वो पॉलिनेशन से आता है। ठीक है, कि पहले पॉलिनेशन हो, उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी को हम देखेंगे एंड देन फ्रूट फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं मगर आपको सही से समझना है कि फ्रूट फॉर्मेशन का जो डिपेंडेंट अपॉन द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन। करेक्ट आंसर 14 का ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में।
एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जब हम एक्स रेज क्या है म्यूटेजन की तरह काम करते हैं, जब हम किसी सेल पे डालते हैं उसके न्यूक्लियस में, मतलब उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो किस चीज़ की मतलब उसमें क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब उस तीव्रता किस चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर, नॉन क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए ये तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल वाली है। अब नॉर्मल बच्ची क्रॉसिंग ओवर, नॉन क्रॉसिंग ओवर, नॉन क्रॉस ओवर का कोई मतलब नहीं होता। नॉन क्रॉस ओवर तो वो होता है कि क्रॉसिंग ओवर को चलो रोक दे निगेटिव में, कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम कर देती हैं, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ा देते हैं। ये म्यूटेजेंस है और म्यूटेजेंस हमेशा चांसेस बढ़ाते हैं क्रॉसिंग ओवर टाइप की प्रोसेसेस के। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाएंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर व्हेन द जीन्स आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस। देखो जीन्स जब तक सेपरेटेड होंगे दूर दूर तभी क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि बेहतरीन रिकॉम्बिनेंट करना, और रिकॉम्बिनेंट बेहतरीन तब होंगे अच्छी क्वालिटी के जब उनके बीच में दूरी मैक्सिमम होगी। ठीक है, लिंकेज का मतलब होता है कि पास पास, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है दूर दूर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है एक रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करने वाली प्रोसेस है। तो इसमें सुटेबिलिटी ये होती है कि जीन जितने दूर होंगे उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए 10 to 15 मॉर्गन की डिस्टेंस पे अगर जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के ऊपर तो आपकी जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। करेक्ट आंसर आपका 16 का। ना क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। PAH आपने ना इन्वायरमेंटल साइंस में भी देखा होगा, जूलॉजी में भी देखा होगा, बॉटनी में भी देखा होगा, क्योंकि जेनेटिक्स का पार्ट है। PAH का मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है PAN परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, अब इनके बारे में क्या है कि आर एयर पोल्यूटेंट, बिल्कुल सही बात, दोनों एयर पोल्यूटेंट होते हैं। कार्सिनोजेनिक सबस्टेंस होते हैं, भाई पोल्यूशन से कैंसर होता है तो बिल्कुल ऐसे सबस्टेंस होते हैं पोल्यूशन में, कार्सिनोजेनिक सबस्टेंस। तीसरी बात हमने आपको बता दी कि म्यूटाजेन भी होते हैं दोनों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। तो ये जो PAH और PAN है ये दोनों ही आपके एयर पोल्यूटेंट, कार्सिनोजेनिक सबस्टेंसेस, म्यूटाजेनिक सबस्टेंसेस होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, म्यूटेशन इज नॉट काज्ड बाई। देखो ये अपने आप में बस आपको रट्टा वाला क्वेश्चन है। अब वैसे तो आंसर सभी का होता है सिस्टमेटिकली कि इनकी वेवलेंथ देखें कि कौन से लेवल की जो वेवलेंथ होती है वो इज कैपेबल टू क्रिएट द म्यूटेशन, मतलब कैपेबल टू काज डिफरेंसेस या काज टू चेंजेस इन द जेनेटिक कोड, या जो आपका लिंक वो होता है बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स, उनमें अब कौन सी वेवलेंथ जो होती है वो इस लाइक नहीं है कि वहाँ पे कुछ चेंजिंग कर पाए बेस पेयर में, न्यूक्लियोटाइड में। तो कहने का मतलब म्यूटेशन इज नॉट काज्ड बाई अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज। आपने देखा होगा एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सब। अल्ट्रावायलेट रेज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखो थायमिन डायमर बना देती है, तो इसका मतलब कैंसर का म्यूटेशन कर सकती है। एक्स रेज और गामा रेज आपने देखा होगा लेबोरेटरी में यूज करे जाते हैं ये लोग म्यूटेशन काज करने के लिए। हमने एग्जाम्पल आपको बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो म्यूटेशन काज करे जाते हैं उसमें इनका एग्जांपल। इंफ्रारेड जो लाइट होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत माइन्यूट होती है, इट्स नॉट कैपेबल टू कॉज म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर आपका बी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि जो RNA DNA में जो बेस का एक्सचेंजिंग होता है यूरेसिल का साइटोसिन के साथ, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन होता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, जिसे हम HMC बोलते हैं। 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन अकर्स इन प्लेस ऑफ साइटोसिन। ये साइटोसिन का एनालॉग है, मतलब साइटोसिन को रिप्लेस कर दो तो इसे इंसर्ट कर दो HMC को। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, मतलब रिसर्च में यूज करते हैं जब हम बैक्टीरियोफेज पे रिसर्च करते हैं तब हम इस तरीके करते हैं कि साइटोसिन को हटा के, क्योंकि साइटोसिन का मतलब क्या होता है, हम RNA की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब RNA की बात, RNA साइटोसिन ATGC, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं RNA की बात नहीं। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, वायरस होता है, वायरस वो जो बैक्टीरिया को किल करता है उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज की जो रिसर्च होती है उसमें हम ऐसा करते हैं जब साइटोसिन को हम रिप्लेस कर सकते हैं HMC मतलब 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन के थ्रू। करेक्ट आंसर आपका बैक्टीरियोफेज। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है म्यूटेशन का, कि आपने सुना होगा नॉन सेंस म्यूटेशन होता है और आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। तो नॉन सेंस म्यूटेशन का एक आपको स्टेटमेंट बताते हैं कि नॉन सेंस म्यूटेशन में जो फंक्शनल कोडान होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तभी म्यूटेशन होता है। सिंपल सी बात है कि फंक्शनल कोडान ट्रांसफॉर्म इनटू ए चेन टर्मिनेशन कोडान, एकदम अचानक से जाके वो चेन को ब्लॉक कर दे, बंद कर दे कि अब आगे का प्रोसेस खत्म। ठीक है, कौन, जो फंक्शनल होता है वही अब टर्मिनेशन कर दे, तो क्या होगा, नॉनसेंस कहेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। मतलब जो किसी प्रोग्राम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजर हो और वो एकदम ये कहते हैं कि प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, प्रोग्राम एंड, तो क्या होगा, कहेंगे नॉनसेंस हो। तो यही सिंपल आप याद रखो कि जो फंक्शनल कोडान होता है वही चेन टर्मिनेशन कोडान में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोला जाता है। एंड गाइस इसी का थैंक यू वेरी मच।